लिंक मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ। देखो बहुत आसान सा पेपर है पर्यावरण अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडी जो आपने छोटी क्लास में इवन 9th और 10th में आपने इस पेपर को खूब कुछ आपने इसका सेगमेंट साइंस के साथ पढ़ा है, कुछ आपने इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ा है। तो वो सारा ही पेपर आपका एक साथ अब आ गया है, तो बहुत आसान सा पेपर है। चलिए इसकी कर लेते हैं चर्चा। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है यानी कि पर्यावरण बोलते किसको है। देखो यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हो पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है जो चारों ओर से हम ढके हुए होते हैं। तो हम जिन भी चीज़ों से चारों तरफ से ढके हुए हैं यानी कि जो हमारे आस-पास चीज़ें हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो द एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग यानी कि बायोटिक एंड नॉन लिविंग दैट मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट्स दैट सराउंड ह्यूमन बीइंग्स एंड इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी जीवित और निर्जीव यानी कि जीवित और सजीव और निर्जीव घटकों के समग्र रूप से है, जो मानव के चारों ओर से गिरते हैं या मानव के चारों तरफ रहते हैं और पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। इट इंक्लूड्स नेचुरल एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स। इसमें वायु, जल, भूमि, पौधे, पशु तथा मानव निर्मित परिवेश आदि क्या है शामिल होते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग चीजें हैं, सजीव कह लो या निर्जीव कह लो, हर तरीके की चीजें जो हमारे जीवन को क्या करती हित करती हैं, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती है, उसे हम एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट के घटक क्या-क्या है? द एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट्स यानी कि पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। इन 4 भागों में पर्यावरण को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। देखो इसको मैं थोड़ा-सा यहीं बता देता हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा प्लेनेट है। इस पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम रह लेते हैं यानी कि जो स्थल है, ठीक है? और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है? पानी है, ठीक है? जो स्थल वाली जगह है इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। और जो जल वाली जगह है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। क्लियर? और जो इसके चारों तरफ जो गैसेज़ हैं अर्थ के, उसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। और जहाँ पर जीवन रहता है, वो जीवन एटमॉस्फेयर में भी रहता है, जल में भी रहता है, लिथोस्फीयर में भी रहता है। लेकिन सारे जल में नहीं रहता, सारे लिथोस्फीयर में नहीं रहता, सारे एटमॉस्फेयर में नहीं रहता। जहाँ-जहाँ जीवन रहता है पृथ्वी पर, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो आई थिंक आपको इन चीज़ों को पल्ले पड़ गई एक साथ ही, यानी कि जो 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट यूनिट में हम इन चारों को ही पढ़ने वाले हैं। तो एक-एक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। अभी हमने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर तो यानी कि ये अपनी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो गैसेज़ का आवरण है, अलग-अलग लेयर पे अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि वायुमंडल के नाम से जानते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेज़ सराउंडिंग द अर्थ। यानी कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज़ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। यानी कि इसमें मुख्य तौर पे नाइट्रोजन होती है जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन यानी कि 1% के अराउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें इसमें होती है। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय फिल्टरिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशन एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर। यह जीवन की रक्षा करता है यानी कि एटमॉस्फेयर लाइफ की प्रोटेक्ट करता है और तापमान को संतुलित रखता है। यानी कि जो सूरज की किरणें आती है, वो इस एटमॉस्फेयर से ही फ़िल्टर होके धरती पर आती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो लेयर्स है ये पृथ्वी पर जीवन की क्या करती है? सुरक्षा करती है। जैसे सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर होती है जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, जिसमें बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, ठीक है? जो नीचे की गतिविधियाँ होती है वो सारी इसी में होती है, जैसे ये बैलून वगैरह उड़ना। इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, समताप मंडल होता है, वहाँ पर अपने वायुयान अगर वगैरह उड़ते हैं और इसके बीच में यानी कि समताप और क्षोभ के बीच में ही ओज़ोन लेयर क्या करती है? बनती है और वो हमारी पृथ्वी से ज़्यादा हमारी क्या करती है? जीवन की अल्ट्रावायलेट किरणों को फ़िल्टर करके रक्षा करती है। फिर धीरे-धीरे हम उसके ऊपर जाते हैं तो अलग-अलग चीज़ें होती है, जैसे थर्मोस्फियर है, वहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, और जो एक्सोस्फियर है यानी कि बाह्य मंडल जो पृथ्वी के बाहर की चीज़ें होती है, जहाँ पर अपने स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पूरा लेयर है गैसेज़ का, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। फंक्शन क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या काम करता है?
इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। इट रेगुलेट्स अर्थ टेम्परेचर यानी कि पृथ्वी के तापमान को ये नियंत्रित करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे पृथ्वी पर ये रक्षा करता है। एंड इट हेल्प्स इन वेदर एंड क्लाइमेट फॉर्मेशन और ये जलवायु और मौसम के निर्माण में क्या करता है, मददगार होता है। यानी कि जो ये एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव भी नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर है ये पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है, चाहे वो जीवन के मामले में कह दो या पृथ्वी पर बैलेंस के मामले में कह दो। अगला बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर क्या है, जल ही जल है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। The hydrosphere includes all forms of water present on Earth, such as oceans, rivers, lakes, glaciers, groundwater and water vapor। यानी कि जलमंडल में पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार का जल शामिल है, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूजल और जलवाष्प। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जल सभी जीवों के लिए क्या है, सभी जीवों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। काम क्या करता है यानी कि महत्व क्या है हाइड्रोस्फीयर का, इंपॉर्टेंस, इट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जीवों के जीवन के लिए अनिवार्य है। इट रेगुलेट्स क्लाइमेट, जलवायु को नियंत्रित करता है। सपोर्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम्स यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देता है। एंड रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योगों के लिए ये आवश्यक है। तो इसमें जो बाकी तो देखो जल के बिना हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, तो जल ही क्या है, मेन हमारा बैकबोन है या वो एलिमेंट है जिससे हमारा जीवन बनता है। तो इसमें ये है रेगुलेट्स क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट आपने ये भी सुना होगा, जैसे मानसून आता है तो मानसून भी कहाँ से आता है, महासागर से उड़ता है। तो कहने का मतलब जो क्लाइमेट की रेगुलेशन है, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से, अभी बरसात होती है सर्दियों में, वो भी एक सब इन महासागरों से ही सारी चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब जो हाइड्रोस्फीयर है, वो क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। बात करते हैं लिथोस्फीयर की, यानी कि स्थल मंडल की। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, सॉयल एंड मिनरल्स, यानी कि स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिसमें चट्टानें, मिट्टी और खनिज शामिल है। इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यह मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, आधार है। क्या काम करती है लिथोस्फीयर के फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर सेटलमेंट ऑफ एंड एग्रीकल्चर, यानी कि आवास और कृषि के लिए भूमि प्रदान करता है। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि खनिज और जीवाश्म ईंधन का ये स्रोत है। एंड इट सपोर्ट्स वेजिटेशन, वनस्पति को ये क्या करता है, सहारा देता है, या यूँ कहे वनस्पति यहीं से क्या होती है, पैदा होती है। तो ये इसके फंक्शंस है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। अब देखो हमने एटमॉस्फेयर देख लिया, हमने हाइड्रोस्फीयर देख लिया और हमने लिथोस्फीयर देख लिया। तो क्या पूरे लिथोस्फीयर में हम रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्या पूरे हाइड्रोस्फीयर में जीवन है? नहीं है। क्या पूरे एटमॉस्फेयर में जीवन है? नहीं है। तो जहाँ-जहाँ इनमें जीवन है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे कुछ जीवन है, जैसे ये पशु पक्षी, सॉरी अपने पक्षी वगैरह है, ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उड़ते हैं, तो ये वहाँ का हो गया। लिथोस्फीयर में जैसे अंदर कुछ अंडरग्राउंड जानवर रहते हैं, कुछ बाहर की तरफ रहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर में ये मछली वगैरह और नीचे तक वनस्पतियाँ वगैरह रहती है। जहाँ-जहाँ जीव रहता है या जीवन है, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि जैव मंडल कहते हैं। द बायोस्फीयर इज द ज़ोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्जिस्ट, यानी जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन्स इंटरेक्टिंग विद द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यानी कि इसमें पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव और मनुष्य शामिल है जो कि अन्य पर्यावरणीय घटकों के साथ अंतःक्रिया करता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिथस जो बायोस्फीयर की? इट सपोर्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी जीवों को क्या कहते हैं, जीवों का क्या है, सहारा है, यानी कि जैवमंडल में ही सारे जीव रहते हैं। इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। इट डिपेंड्स ऑन अदर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, और ये अन्य पर्यावरणीय घटकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये है अपना जैवमंडल। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी का क्षेत्र क्या है, यानी क्या क्या एनवायरमेंटल स्टडी में इंक्लूड होता है। एनवायरमेंटल स्टडीज हैज अ वाइड स्कोप कवरिंग नेचुरल साइंस, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही व्यापक है।
इसमें प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, नैतिकता और प्रौद्योगिकी शामिल है तथा ताकि पर्यावरणीय समस्याओं का हम अध्ययन कर सकें और उनका समाधान को समझा जा सके। यानी कि जो एनवायरमेंटल स्टडी है इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें हर तरीके की साइंस, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, सोशल साइंस हो, साथ ही में इकोनॉमिक्स और एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है ताकि हम आज जो पर्यावरण के इश्यूज हैं या यूँ कहें जो पर्यावरणीय समस्याएँ हैं, उनको हम एनालाइज़ कर सकें और उनका क्या कर सकें, हम समाधान खोज सकें। एरियाज़ इंक्लूड यानी कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दैट मीन्स पर्यावरण प्रदूषण एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता का संरक्षण एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप यानी कि मानव पर्यावरण संबंध आदि इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इन इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का, यानी कि जो पर्यावरण है उसका क्या महत्व है, क्योंकि बिना पर्यावरण के हमारा जीवन ही क्या है, अस्तित्व नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, द एनवायरनमेंट इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ यानी कि पर्यावरण जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। इट प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज एंड मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि यह मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदान करता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। इट प्रोवाइड्स एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर यानी कि वायु, जल, भोजन और आवास आदि प्रदान करता है। इट मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। एंड इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये हमारे आर्थिक विकास में क्या करता है, मददगार है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि सततता क्या होती है या यूँ कहे सतत विकास क्या होता है। देखो कई पेपर में मैं इस बात को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज जो हमारी वर्तमान की नीड्स है, उन नीड्स को हम अपने एटमॉस्फेयर से या अपने एनवायरनमेंट से इस तरीके से पूरा करें कि एनवायरनमेंट को क्या हो, कम से कम डैमेज हो, एनवायरनमेंट कम से कम नुकसान हो, ताकि जो फ्यूचर की ज़रूरतें हैं या जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, उसकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। यानी कि हम हमारी भी ज़रूरतें पूरे करें, एनवायरनमेंट को भी बचाएँ और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सस्टेन रखें। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainability means using natural resources in a way that meets present needs without compromising the ability of future generations to meet their needs। यानी कि सततता का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान आवश्यकताएं भी पूरी हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं हो। यानी कि भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे। की प्रिंसिपल यानी कि मुख्य सिद्धांत क्या है सस्टेनेबिलिटी के, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ये संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। इंटरजनरेशनल इक्विटी यानी कि जो पीढ़ीगत समानता है उसको ये फोकस में रखता है। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर्यावरण संरक्षण का ये कहा करता है, बात करता है या पर्यावरण संरक्षण पे ये जोर देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही बात आ गई, सतत विकास की हम विकास इस मैनर में करें कि हम फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करें। Sustainable development is the process of development that balance economic growth, social welfare and environmental protection। सतत विकास वह विकास प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखे जा सके। यानी कि हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करें, समाज का भी कल्याण हो, लेकिन साथ ही में पर्यावरण का भी क्या होता रहे, संरक्षण होता रहे या पर्यावरण भी हमारा संतुलित बना रहे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ मिनिमल एनवायरमेंटल डैमेज यानी कि न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति के साथ आर्थिक विकास। ऐसा नहीं कि हमने पूरा पहाड़ काट कर वहाँ मॉल बना लिया और हम उससे रुपए छाप रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जाएगा। हमें प्रकृति को आत्मसात करते हुए विकास करना है, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानेंगे। सोशल इक्विटी एंड जस्टिस यानी कि सामाजिक समानता और न्याय का इसका उद्देश्य है। एंड लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, दीर्घकालिक पर्यावरणीय संरक्षण की ये बात करता है या उसमें इसका क्या है, वो इसका उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे इकोसिस्टम्स की। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। An ecosystem is a functional unit of nature where living organisms like plants, animals, and microorganisms interact with each other and with the non-living environment such as air, water and soil। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवित पौधे,
सॉरी जीवित जीव जिसमें पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव आते हैं, वो आपस में निर्जीव पर्यावरण जिसमें वायु, जल, मृदा आदि आती हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। यानी कि इकोसिस्टम वो होता है जिसमें सजीव जो जीवन है वो निर्जीव के साथ क्या करता है, आपस में इंटरेक्शन करता है या यूँ कहे अंतःक्रिया करता है। These interactions help in the flow of energy and cycling of nutrients यानी कि इन अंतःक्रियाओं से ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्रण होता है। उस तंत्र को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं यानी कि जैसे मान लो एक फूड चेन की बात करें तो जो एनर्जी है वो इस तरीके से फ्लो होती है कि यानी कि यहाँ पे सूरज है, सूरज से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से उसके कंज्यूमर्स आते हैं और फिर वह खत्म हो जाते हैं। अलग-अलग लेवल पे एनर्जी ऊष्मा के तौर पे बाहर निकलती रहती है। तो ये पूरा सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम की संरचना क्या होती है? द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना 2 मुख्य घटकों से बनी होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक यानी कि सजीव यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। जो जैविक घटक है उसमें आते हैं प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यानी कि उत्पादक जिसमें हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता जिसमें हर्बियर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स आते हैं, इनकी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीव आते हैं। फिर आते हैं डीकम्पोज़र्स यानी कि अपघटक जिसमें बैक्टीरिया एंड फंगी दैट डीकम्पोज़ डेड मैटर यानी कि बैक्टीरिया और फफूंद जो मृत पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं बायोटिक यानी कि जैविक घटक है। अब हम बात करेंगे अबायोटिक की यानी कि अजैविक घटक कौन-कौन से होते हैं? एयर, वाटर एंड सॉइल यानी कि वायु, जल, मृदा, सनलाइट, टेम्परेचर यानी कि सूर्य का प्रकाश और तापमान एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि खनिज और पोषक तत्व है। इन सबको हम बोलते हैं अबायोटिक। तो इकोसिस्टम में क्या होते हैं कि जो बायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो अबायोटिक के साथ क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं और एक अ, सिस्टम को जनरेट करते हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम जानते हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम ये क्या है? एन इकोसिस्टम परफॉर्म्स सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस पारिस्थितिकी तंत्र के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन्स यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है उनके माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि ऊर्जा जैसे सन ही है अभी मैंने कहा, सन से ऊर्जा कहाँ पर फ्लो होती है? प्रोड्यूसर में होती है। प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर्स में होती है और कंज्यूमर के बाद कंपोज़र्स हैं उनको वापस इसको रिलीज़ कर देते हैं एनवायरनमेंट में। तो कहने का मतलब जो एनर्जी का फ्लो है, वो फूड चेन्स के थ्रू होता है जो कि इकोसिस्टम मेन फंक्शन है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर साइकिल्स होते हैं, इनकी पोषक तत्वों का चक्रण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण आपने पढ़ा होगा, कभी नाइट्रोजन का पढ़ा होगा, जल चक्र आपने पढ़े होंगे। इट मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पर्यावरण बनाए रखता है एंड सपोर्टिंग लाइफ फॉर्म्स यानी कि विभिन्न जीवन रूपों को ये क्या करता है सहारा देता है या उनको चलाने का काम करता है। तो ये इकोसिस्टम के फंक्शन है। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम यानी कि एनर्जी का जो फ्लो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्लोज इन ए unidirectional manner from the sun or sorry फ्रॉम दी सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है जो कि सूर्य से उत्पादकों में और फिर उपभोक्ताओं तक जाता है। एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल यानी कि प्रत्येक पोषक स्तर पर कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट होती जाती है। यानी कि जब सन है तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो सन से आती है अपने को, सन से आती है अपने प्रोड्यूसर के पास जो कि प्रोडक्शन करते हैं, फिर प्रोड्यूसर से किसके पास जाते हैं जो उनका उपभोग करते हैं कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर्स के पास तो फिर आगे फूड चेन बनती है पूरी की पूरी। हर एक लेवल पे एनर्जी क्या होती है, हीट के तौर पे यानी कि ऊष्मा के तौर पे रिलीज़ होती जाती है और इस प्रकार फिर वापस सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। तो जो एनर्जी का फ्लो है वो सूरज से यानी यूँ कहें सन से कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरफ जा जाता है। हम इसको कहते हैं कि सिर्फ़ एक दिशात्मक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें फूड चेन की यानी कि खाद्य श्रृंखला। क्या होती है खाद्य श्रृंखला? जैसे आप चित्र में देख पाते हो ये प्रोड्यूसर है, यानी सन है, सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से फिर इसको खाने वाला, फिर इस जीव को खाने वाला, इसको खाने वाला, इसको खाने वाला और फिर जब ये है जो सबसे ऊपर में होते हैं फिर लास्ट में ये भी डिकम्पोज़ हो जाते हैं मर-मरा के। तो ये पूरी क्या बनती है फूड चेन बनती है।
A food chain is a linear sequence showing how energy passes from one organism to another। यानी कि खाद्य श्रृंखला जीवों की एक कर्मिक व्यवस्था है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक स्थानांतरित होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर एंड लॉयन। यानी कि उदाहरण के तौर पे घास है, घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। तो जो सूरज है उसकी जो उससे एनर्जी ली किसने? घास ने। घास प्रोड्यूसर है। फिर हिरन को यूज कर रहा है या कंज्यूम करता है। तो कुछ यहाँ पे रिलीज हो जाती है ऊष्मा के तौर पे, कुछ यहाँ पे रिलीज हो जाती है ऊष्मा के तौर पे। फूड चेन की फूड वेब की बात करें, अब फूड चेन की बात करें, फूड वेब की बात करते हैं। फूड वेब क्या होता है? कई खाद्य श्रृंखलाओं का यानी कई फूड चेन का आपस में क्या होता है? नेटवर्क होता है। यानी कि जब फूड चेन्स का जो कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है उसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। अ फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। यानी कि खाद्य जाल आपस में जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाओं वो है होता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम एज ऑर्गेनिजम्स हैव मल्टीपल फूड ऑप्शंस। ये पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता प्रदान करने का काम करते हैं। यानी कि जो फूड वेब है यानी जो खाद्य जाल है वो कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि अपने जो इकोसिस्टम है उसको क्या करता है? स्टेबल करने का काम भी करता है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का। Ecological succession is the gradual and orderly change in the composition of plant and animal communities over time in a given area। यानी कि जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है समय के साथ किसी क्षेत्र में पौधों और जीवों के समुदाय में जो कर्मिक बदलाव होता है, कर्मिक परिवर्तन होता है, उसको हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि एक एरिया में समय के साथ जो वहाँ के प्लांट है यानी कि जो वनस्पति है और वहाँ के जो जीव है उनमें जो चेंजेज़ आते हैं, जो बदलाव आते हैं समय के साथ उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। टाइप्स की बात करते हैं, 2 प्रकार का होता है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स ऑन बैरन लैंड यानी कि निर्जन भूमि पर होने वाला जो परिवर्तन है दैट इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड ऑकर्स इन प्रीवियसली इनहैबिटेड एरियाज़। यानी कि पहले से बसे हुए क्षेत्रों में जो अनुक्रमण होते हैं उन्हें द्वितीयक अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। केस स्टडी ऑफ मेजर इकोसिस्टम जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र। ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज एंड सपोर्ट्स हाई बायोडाइवर्सिटी। यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र वृक्षों से युक्त होता है और उच्च जैव विविधता को सहारा देने वाला होता है। यानी कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो उसमें क्या है कि खूब वृक्ष वगैरह ही होते हैं और उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ जो जैव विविधता है यानी कि खूब सारे जीवन वहाँ पे होता है, खूब कॉम्प्लेक्स वहाँ पे चेन और फूड वेब देखने को मिलता है। इट प्लेज ए की रोल इन क्लाइमेट रेगुलेशन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ये जलवायु नियंत्रण और ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लो आप ये कहते हो कि जैसे वो कौन से जंगल है जिनकी अपन जनरली बात करते हैं, जैसे अपना हिमालय है, खूब जंगली है यानी कि वहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है। अमेज़न के जंगल है, वहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी बहुत होता है और ये क्लाइमेट को रेगुलेट भी करने का मुख्य काम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, विशेषताएँ क्या हैं? डेंस वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में घनी वनस्पति होती है। हाई बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता उच्च होती है एंड रिच न्यूट्रिएंट साइकिल यानी कि समृद्ध पोषक चक्र देखने को मिलता है या पाया जाता है। बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की यानी कि घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विद फ्यू ट्रीज। यानी कि घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से घास में पाई जाती है लेकिन वृक्ष वहाँ पर कम होते हैं, वृक्ष होते हैं बट कम होते हैं। दे सपोर्ट ग्रेजिंग एनिमल्स एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि ये चरने वाले पशुओं के लिए और कृषि के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सवाना के घास मैदान आपने ये पढ़ा होगा, सवाना के घास मैदान। तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे घास के मैदान होते हैं, वृक्ष वहाँ पे कम पाए जाते हैं और यहाँ ये बेसिकली जो घास मैदान है वो जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, पशु, उनके लिए प्लस खेती के लिए ये क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की। ए डेजर्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। यानी कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स शो स्पेशल एडॉप्टेशन टू सर्वाइव। यानी कि यहाँ के जीव विशेष अनुकूलन दिखाते हैं। जैसे मान लो हम बात करें अपने रेगिस्तान की यानी कि जो अपना थारका रेगिस्तान है राजस्थान का, वो डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे बरसात कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा है और साथ ही में यहाँ पे जो जीव पाया जाता है, जैसे ऊँट की बात करें तो ऊँट हुआ अपना
जो वो हुआ, गोडावण वगैरह हुए, तो इस तरीके की जो जातियाँ हैं, जो स्पीशीज़ है या जो जीव यहाँ पे देखने को उन्होंने उस इकोसिस्टम को क्या कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है और इस तरीके की एडवर्स कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। और प्लांट्स की बात करें जैसे अपनी खेजड़ी है, अपनी और जैसे केर वगैरह है, जो कांटेदार पेड़-पौधे होते हैं, वो इन इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक्वाटिक इकोसिस्टम इंक्लूड वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स सच एज पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड एस्चुरीज। यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जल आधारित तंत्र शामिल है, जैसे तालाब, झीलें, नदियाँ, महासागर, मुहाने या इनको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके के जो चीज़ें इंक्लूड होती है किसमें, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। टाइप्स की बात कर लेते हैं, इसके प्रकार क्या है। फ्रेश वाटर यानी कि मीठा जल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स यानी कि तालाब, झीलें, नदियों में जो पानी पाया जाता है, फ्रेश वाटर या पेयजल के नाम से कह सकते हैं। मरीन यानी कि ओशियंस एंड सीज यानी कि समुद्री जीवन या समुद्री, इसमें एक टाइप होता है जो एक्वाटिक है उसका, मतलब एक तो मीठा पानी हो गया, एक मरीन हो गया, एक एस्चुरीज हो गया। तो मरीन में ओशियंस और सीज होते हैं यानी कि महासागर और समुद्र होते हैं। एस्चुरीज मिक्सिंग जोन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर यानी कि मुहाने, जो मीठे और खारे जल का क्या होता है, मिश्रण होता है। बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की, जिसमें हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। यूनिट थर्ड में हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। यानी कि जो हमें प्रकृति ने प्रदत्त किया है, इंसान ने अपने मानवीय क्रियाकर्मों से या कार्यकलापों से जिसको नहीं बनाया और जो गॉड गिफ्टेड है या प्रकृति है, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फाउंड इन नेचर दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मीट देयर नीड्स। यानी कि प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और घटक है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। These resources are essential for survival, development and economic growth। ये रिसोर्सेज जीवन, विकास और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यानी कि ये जो संसाधन है, ये मनुष्य के जीवन के लिए, यानी उसका सर्वाइवल कैसे होगा और उसका विकास और उसकी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी कि नवकरणीय और गैर नवकरणीय रिसोर्सेज। नवकरणीय यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज करने के बाद वापस क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाते हैं, उसको रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी कि नवकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिस्ड नेचुरली विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नवकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से कम समय में पुनः प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि जिनको हमने यूज में लिया और थोड़े टाइम के बाद वापस हमें क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि आपने जो सोलर प्लेट्स होते हैं, जो पैनल्स होते हैं, सनलाइट इस पे पड़ती है, हमने इससे एनर्जी यूज करी और थोड़ी देर बाद में जैसे अ, वापस सनलाइट इस पे आएगी, फिर से प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से विंड एनर्जी यानी कि जो पंखुड़ियाँ होती है, हवा से जो प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल है, ये वापस क्रिएट हो जाते हैं। बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, यानी कि अनवकरणीय संसाधन। Non renewable resources are those resources which cannot be replenished within a human lifespan and are limited in quantity। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो मानव जीवन काल में पुनः प्राप्त नहीं हो सकते और सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कोल है, जैसे कोयला है, कोयला हमने जला लिया, उसके बाद वह क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वापस वह जैसे वो राख बची, उस राख से वापस कोयला नहीं बनेगा। ठीक उसी हिसाब से पेट्रोलियम यूज करने के बाद वापस नहीं आएगा। नेचुरल गैसेज, मिनरल्स यानी कि ऐसे रिसोर्स है जिनको यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, दोबारा क्रिएट नहीं होते। नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के जाते हैं। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूज चेंज की, यानी कि लैंड रिसोर्स मतलब भूमि संसाधन और भूमि संसाधन का यूज। Land resources include soil, minerals, and landforms used for agriculture, industries, housing and transportation। भूमि संसाधनों में मृदा, खनिज और भू आकृतियां शामिल है जिनका उपयोग कृषि, उद्योग, आवास और परिवहन में किया जाता है। लैंड यूज चेंज रेफर्स टू द कंजर्वेशन of land sorry conversion of land from one use to another such as forest into agriculture or urban land।
भूमि उपयोग परिवर्तन का अर्थ है कि भूमि के एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तन होना, यानी कि पहले हमने उसपे क्या किया, पहले जंगल थे, फिर उसी ज जंगल को काट कर एग्रीकल्चर लैंड बना लिया और एग्रीकल्चर लैंड पे हमने बस्ती बना ली। तो ये लैंड का यूज़ चेंज है, यानी कि लैंड का जो यूज़ है वो चेंज होता रहता है, उसको हम लैंड यूज़ चेंज कहते हैं। और लैंड रिसोर्सेज वो होता है जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल, मिनरल्स सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, आकृतियाँ यानी भू आकृतियाँ जिसमें शामिल है, वो लैंड रिसोर्सेज है। और लैंड रिसोर्स का एक यूज़ से दूसरे यूज़ में कन्वर्ट होना लैंड यूज़ चेंज कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ लैंड यूज़ चेंज की, यानी कि जो भूमि है उसका उपयोग परिवर्तन होने के क्या कारण हैं, कि भूमि का उपयोग परिवर्तन होता है। जैसे उसपे फॉरेस्ट था, अब फॉरेस्ट के बाद उसको काट कर वहाँ एग्रीकल्चर लैंड निकाला गया या फिर डायरेक्ट वहाँ पे बस्ती बसाई गई या वहाँ पे डायरेक्ट अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से बढ़ रही है तो हमें और भूमि की क्या है, नीड है। और भूमि की नीड है तो हम पहाड़ काटेंगे, जंगल काटेंगे और जो समुद्र वगैरह है वहाँ पर हम इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे और वहाँ पर हम उसको यूज़ लेना स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की वज़ह से डिमांड ज़्यादा हुई और डिमांड ज़्यादा हुई तो लैंड का यूज़ चेंज हुआ। फिर है अर्बनाइज़ेशन, यानी कि शहरीकरण के कारण ऐसा हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन यानी कि औद्योगिकरण के बढ़ने से ऐसा हो रहा है। और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन यानी कि कृषि का विस्तार होने से जो लैंड का यूज़ है वह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि लैंड हम और डिमांड कर रहे हैं कि अब और डिमांड तो आएगी नहीं कि एक और अर्थ बना लें। लेकिन जो अर्थ पे ही ऐसा एरिया जहाँ पे हम नहीं कुछ यूज़ में ले रहे थे और प्राकृतिक चीज़ें वहाँ पर पहले से थी, उनको हटाकर हम वहाँ पर अपना इंटरवेंशन कर रहे हैं, दैट इज़ द लैंड यूज़ चेंज। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, यानी कि भूमि क्षरण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण क्या चीज़ होती है? सबसे पहले बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि का क्षरण। क्षरण का मतलब होता है ह्रास होना। ह्रास मतलब भूमि की जब क्वालिटी या उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, डिग्रेड होता है, तो उसे लैंड डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। Land degradation is the decline in the quality and productivity of land due to human activities. मर्दाशरण मानव गतिविधियों के कारण भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता में होने वाली कमी को क्या करता है, दर्शाता है। यानी कि भूमि का अनुपजाऊपन होना, भूमि की क्वालिटी में कमी आना और भूमि में क्या होना, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसका कम होना लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। और ऐसा नेचुरली होता है तो अलग बात है, बट अगर मानव के इंटरवेंशन से होता है यानी एक्टिविटी से होता है तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। फिर है सेकंड सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन, यानी कि जब हमारी जो ये ऊपर वाली लेयर है जिस पर मिट्टी वगैरह होती है, जो उपजाऊ लेयर है, या तो बाढ़ आ जाए या कोई हवा वगैरह से आए तो ये यहाँ से कट कर दूसरी जगह चली जाए, तो यहाँ पर जो होता है कटाव होता है, उसको मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर, यानी कि मृदा अपरदन वायु या जल द्वारा उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की परत के हटने की प्रक्रिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ उस लेयर को क्या करता है, पकड़ के रखता है। तो यहाँ से पानी या फ्लो भी होता है, हवा भी होती है, तो ये मिट्टी यहाँ से जाती नहीं, तो जो कि इसका सोइल इरोजन को रोकता है। इसलिए हम बोलते हैं वनीकरण होना चाहिए। क्या कारण है सोइल इरोजन के? डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई होने से वह लेयर क्या हो गई, फ्री हो गई तो हवा से उड़ के दूसरी जगह चली गई या वाटर के साथ फ्लो होके चली गई। ओवर ग्रेजिंग यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक चराई हो जाती है तो इसका जो घास है वो खत्म हो जाता है, तो ये मिट्टी फ्री हो जाती है, फ्री होगी तो ये यहाँ से कटकर चली जाएगी। फिर है इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिस, और कई बार गलत कृषि जो पद्धतियाँ हम यूज़ कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फार्मिंग हो जाती है, तब भी सॉइल इरोजन होने लगता है, तो ये इसके कारण हैं। अब बात करते हैं डेज़र्टिफ़िकेशन की, यानी कि मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जब धीरे-धीरे जो हमारी ज़मीन है उसका उपजाऊपन कम हो जाए और वह क्या बन जाए, बंजर बन जाए और धीरे-धीरे मरुस्थल में तब्दील हो जाए, तो उसे हम डेज़र्टिफ़िकेशन कहते हैं। डेज़र्टिफ़िकेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच फर्टाइल लैंड ग्रेजुअली टर्न्स इंटू डेज़र्ट, यानी कि मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अभी अरावली का बहुत चल रहा है, एक हॉटस्पॉट मुद्दा है अरावली। जैसे मान लो आज हम राजस्थान की बात करें, ये अपना राजस्थान है, नक्शे को दिल-दिमाग पे नहीं लेना है, ये अपनी अरावली है। इस तरफ क्या है, पूरा का पूरा डेज़र्ट है। तो अब यहाँ से जब लुएँ चलती है, हवा चलती है, तो ये जो यहाँ की डेज़र्ट की मिट्टी है वो उड़ के आगे जाती है। तो यदि अरावली नहीं होती है या अरावली नहीं होती, तो ये मिट्टी जहाँ पे जाके गिरती है, तो धीरे-धीरे वहाँ पे एक बड़ी लेयर बना देती है और ये मिट्टी क्या है, थोड़ी-सी अनउपजाऊ मिट्टी है। तो
तो जिस भी जगह पे ये गिरती है, धीरे-धीरे वहाँ के उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है और वह आगे की मिट्टी भी धीरे-धीरे क्या बन जाती है, डेज़र्ट बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेज़र्टिफ़िकेशन कहते हैं। तो यदि अरावली नहीं रहेगी राजस्थान में तो राजस्थान क्या है, दिल्ली को भी मरुस्थल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो डेज़र्टिफ़िकेशन ये होता है जब धीरे-धीरे मिट्टी या जो ज़मीन है वो मरुस्थल में कन्वर्ट होने लगती है। फिर बात करें डिफ़ॉरेस्टेशन की यानी कि वनों की कटाई। Deforestation refers to the large scale cutting of trees for non-forest uses such as mining, agriculture and no dam construction। यानी कि वनों की कटाई का अर्थ है कि जब बड़े स्तर पर वनों को काटा जाए, किस लिए? खनन के लिए, कृषि के लिए या बांध निर्माण कार्यों के लिए, यानी कि गैर वन उपयोग के उपयोगों के लिए जब बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जाती है तो उसे डिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने वहाँ पे खूब सारे पेड़ काटे, एक लार्ज स्केल में हम पेड़ काट रहे हैं और किस काम के लिए? नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए। वहाँ पे हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या कोई बांध वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या माइनिंग करना चाहते हैं, तो इस एक्टिविटी को डिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। क्या कारण है डिफॉरेस्टेशन होने का? पहला, माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी कि खनन गतिविधियों का होना। किसी ने पता लगा लिया कि ये जो जंगल है, इस जंगल के नीचे प्लेटिनम या कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है जिससे ह्यूमन एक्टिविटी या यूँ कहें हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हमें उसको निकालना है, उस मिनरल को निकालना है, तो हमने इस पूरे जंगल को क्या कर दिया? साफ़ कर दिया। तो माइनिंग एक्टिविटी के चलते ये होता है। डैम बिल्डिंग यानी कि यहाँ पर बाँध बनाना है तो उसके लिए ऐसा होता है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना है, हमें और ज़रूरत है एग्रीकल्चर करने की, तो कृषि के विस्तार के लिए ऐसा होता है। एंड अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास के लिए ऐसा होता है। इसके इम्पैक्ट क्या है? हमेशा साइड इफ़ेक्ट ही होंगे, कभी भी डिफ़ॉरेस्टेशन का पॉजिटिव नहीं हो सकता है। पहला, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की हानि, यानी कि उस जंगल में कई तरीके का बायोडायवर्सिटी रह रही थी, कई तरीके के पशु पक्षी जानवर रहते थे। जब वो जंगल साफ हो जाएगा तो वो बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। सॉइल इरोजन, क्योंकि जंगल खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे मृदा अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो जनजातीय जो आबादी थी जो यहाँ पे रहती थी, अब उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा तो उनका विस्थापन होगा। और क्लाइमेट चेंज, और जब हम इतने बड़े एरिया पे जंगल साफ करेंगे तो यहाँ की जो क्लाइमेटिक है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। यहाँ पे जो पहले बारिश होती थी अब वो इरेगुलर हो जाएगी या बहुत सारी चीज़ें, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एटसेट्रा, एटसेट्रा। जलवायु परिवर्तन यहाँ पे आएगा, तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की यानी कि जल संसाधन। अब वाकिफ़ हो कि जल संसाधन क्या चीज़ होती है? वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, यानी कि जल संसाधन में सतही जल जो कि नदियाँ और झीलों की शक्ल में है और भूजल आदि शामिल है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर लीड्स टू स्कैरसिटी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी जल का अत्यधिक उपयोग करना या विदोहन करना जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। और हम राजस्थान वाले इसका बेहतर जानते हैं कि पानी का उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए। इश्यूज रिलेटेड टू वाटर, यानी कि जल से संबंधित समस्याएं क्या आती हैं? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि जल से जो संबंधित समस्या है वो क्यों आ रही है? पहला है भूजल का अत्यधिक दोहन। आज हम बटन दबाते हैं, आपने बहुत सारे देखा होगा। मैं अब इस क्लास के माध्यम से आपको ये एक रिक्वेस्ट मान लो, अनुरोध मान लो या फिर एक मोरल ड्यूटी मान लो, ऐसा होना चाहिए कि आप बटन दबाते हो और अपने अपने घर के आगे ले पाइप लेके छिड़काव करना स्टार्ट करते हो। ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी आ रहा है और हमारा बिल आ रहा है, तो हम जब पैसा दे रहे हैं तो हम इस पानी को मिसयूज़ ही करें, हमें करना चाहिए नहीं। मैं इस क्लास के माध्यम से सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि आपको पानी बचाना ही चाहिए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमें कभी भी ग्राउंड वाटर लेवल का नहीं करना है, क्योंकि भूजल का यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करेंगे तो ये हमारे लिए ही इश्यू क्रिएट करेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेकंड, फ्लड्स यानी कि बाढ़। बाढ़ आती है तब भी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने से तो आएँगे ही आएँगे। एंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि जल विवाद, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे इंटर स्टेट हो, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अभी थोड़े दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो हमने कई बातें सुनी थी कि पाकिस्तान जाने वाला जल वगैरह रोका होगा। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चलती है या यूँ कहें एक देश को दूसरे देश में बहती है। और बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं देश के अंदर तो इंटर स्टेट है ही है। जैसे आज राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में तो मोस्टली जो बड़ी-बड़ी बारहमासी नदी है जैसे चंबल है, ये मध्य प्रदेश से आती है, में जाती है और यूपी में चली जाती है। इधर वो नदी है माही नदी है। तो इस तरीके की नदियाँ जो, और ऊपर की तरफ जो घग्गर नदी है, ये सारी इंटर स्टेट है। घग्गर तो उल्टी इंटरनेशनल भी है। तो कहने का मतलब
जो वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स है कई बार इंटर स्टेट और इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जल विवाद भी क्या होते हैं, इंटर स्टेट पे मान लो या इंटरनेशनल लेवल पे मान लो, वो भी बढ़ते हैं, वाटर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं हीटिंग ऑफ अर्थ एंड सर्कुलेशन ऑफ एयर। यानी कि क्योंकि ये देखो ये अपनी पृथ्वी है जो कि 33.5 डिग्री पे टिल्ट है, सबको अपने को पता है, और ये सूरज है। थोड़ा-सा बड़ा ही बना लेता हूँ, सूरज यही है। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, है ना? अब इसके ऊपर भी धीरे-धीरे अपन जाते हैं तो ऊपर जो पोल्स होते हैं उधर की तरफ कम होता है, तो जो हमारा जो अर्थ है उसपे जो हीटिंग का सर्कुलेशन है या यूँ कहें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंस है। वो क्या है? डिफरेंट है, और उसी हिसाब से फिर एयर का सर्कुलेशन होता है। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन कॉजेस डिफरेंसेस इन टेम्परेचर्स एंड प्रेशर लीडिंग टू एयर सर्कुलेशन, यानी कि सूर्य द्वारा पृथ्वी का असमान ऊष्मन ताप और दाब में अंतर उत्पन्न करता है, जिससे वायुमंडल परिसंचरण होता है। यानी क्योंकि जो हवा है, हवा का फ्लो हमेशा तापमान के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि हवा निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ बहती है, ये हमें पता है। तो अब तापमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है, तो उसी हिसाब से एयर प्रेशर का बनना या उसका परिसंचरण होना तय होता है। एयर मास फॉर्मेशन एंड प्रिसिपिटेशन, यानी कि वायु राशि का निर्माण और वर्षण, यानी कि किस तरीके से बरसात वगैरह होती है। वार्म एयर राइजेज एंड कूल एयर सिंक्स, यानी कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। एयर मासेज फ्रॉम ओवर लार्ज लैंड और वाटर एरियाज, यानी कि बड़े भूभाग या जल भाग पर वायु राशियों का निर्माण होता है। कंडेंसेशन लीड्स टू प्रिसिपिटेशन सच एज रेन, यानी कि संघनन से वर्षा होती है। यानी कि हम इसको यूँ समझे कि जैसे मान लो ये अपने अर्थ है, अर्थ पे ये महासागर है, ठीक है? यहाँ पे हीट आई, ये यहाँ पे गर्म हुआ, यहाँ पे वायु क्या होगी, यहाँ की वायु गर्म होगी तो डेफ़िनेटली ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है बादल का बनना, तो बादल बनेंगे फिर वहाँ उससे क्या होगी, बारिश होगी। तो इस तरीके से एयर मास का फॉर्मेशन होता है और फिर उससे प्रिसिपिटेशन होता है, यानी कि बरसात का होना होता है। तो ये अपना वाटर रिसोर्स जो एयर हीट था, और एयर ये मैं क्या हेडिंग थी भूल गया। अ, एयर सर्कुलेशन था, जो हीटिंग ऑफ अर्थ है एंड उसका एयर सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की, यानी कि ऊर्जा संसाधनों की। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच आर एग्जॉस्टिबल एंड कॉज पोल्यूशन, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि नवीकरणीय एनर्जी सोर्सेज है, उसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें शामिल है जो कि सीमित और प्रदूषण फैलाते हैं। यानी ऐसे सोर्सेज जिनको यूज लेने के बाद वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय एनर्जी सोर्स या ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें होती हैं। फिर है रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरणीय एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर क्लीन एंड सस्टेनेबल, यानी कि ये स्वच्छ स्रोत है और सतत स्रोत है, जिसमें एग्जांपल की बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और बायोगैसेज, यानी कि जल विद्युत की बात करें, बायोगैस की बात करें, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये क्या है, नवीकरणीय है। इनको यूज लेने के बाद इनको वापस क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, या फिर वापस ये जनरेट हो जाते हैं। बात करते हैं ग्रोइंग एनर्जी नीड्स एंड अल्टरनेट एनर्जी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण अंधाधुन हो रहा है, उसके कारण ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। अल्टरनेट एनर्जी सोर्स हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यानी कहने का मतलब आज जो एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है तो हमें नए अल्टरनेट्स खोजने पड़ेंगे, ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, और वो जो नए ऑप्शंस होंगे वो हमारी जो फॉसिल वाली एनर्जी है या फॉसिल फ्यूल वाली जो एनर्जी है, जो कोयला, पेट्रोलियम है, उसका क्या करेगी, वो एक अलग ऑप्शन बनेगी, और इस हिसाब से जो हमारी डिपेंडेंस या पेट्रोलियम पर या फॉसिल फ्यूल्स पर वो खत्म हो जाएगी। जैसे आज की बात करें, ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, तो ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगा और ज़्यादा इसका बूम आएगा, तो जो हमारी पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी है, डीज़ल पे जो डिपेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा आने वाले टाइम में हाइड्रोजन एक फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है हाइड्रोजन का। ये जब आएँगे या फिर जब हम इनकी तरफ बढ़ेंगे, तो हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें अल्टरनेट एनर्जी भी ढूँढनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे 4th यूनिट की, जिसमें हम जानेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंज़र्वेशन। यूनिट 4th में हम सबसे पहले बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, यानी कि जैव विविधता क्या होती है, और उसके कंज़र्वेशन को हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बायोडायवर्सिटी।
Biodiversity refers to the variety and variability of life forms on Earth, including plants, animals, microorganisms, and the ecosystems they form. यानी कि जैव विविधता से तात्पर्य है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन रूपों से, जिसमें पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव और उनके द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता से है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त जो जीवन है, जो क्रीचर है, उसका जो एक सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं, या किसी पर्टिकुलर एरिया में जो जीव-जंतु पाए जाते हैं, उन्हें भी बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सिक्किम की बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पर इस तरीके के पशु-पक्षी या जीव पाए जाते हैं। हम बात करें रणथंभौर की, कि रणथंभौर की बायोडायवर्सिटी में ये जीवन पाया जाता है। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि धरती पर जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहते हैं और उनसे जो इकोसिस्टम बनता है, उसे हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनिंग लाइफ। यह पारिस्थितिकी संतुलन और जीवन के संरक्षण के लिए क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक है। बात करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि अलग-अलग लेवल होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि आनुवांशिक विविधता। जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन ए स्पेसीज, यानी कि आनुवांशिक विविधता का मतलब है एक ही प्रजाति के भीतर जीनों की विविधता का होना। इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। यह जीवों को बदलते पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन में क्या करती है, मदद करती है। एक होती है स्पेसीज डाइवर्सिटी, यानी कि प्रजातीय विविधता। स्पेसीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन और इकोसिस्टम। प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या को दर्शाती है। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रजातियां पाई जाती है, उनकी जो संख्या होती है, उसको हम स्पेसीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। फिर है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्रीय विविधता। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी refers to the variety of ecosystems such as forests, grasslands, deserts and aquatic systems। पारिस्थितिकीय तंत्रीय विविधता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे वन, घास भूमि, मरुस्थल और जलीय तंत्र की विविधता को दर्शाती है। बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत को जो जलवायु के जो ज़ोन है, जो रीजन्स है, उनकी हम बात कर लेते हैं। इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट बायोजियोग्राफिक ज़ोन्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि भारत को जलवायु, वनस्पति या और प्रजातियों के वितरण के आधार पर विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मेजर कौन-कौन से ज़ोन आते हैं इंडिया में? हिमालयन रीजन, यानी कि हिमालय क्षेत्र, डेजर्ट रीजन यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र, वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिमी घाट, डेक्कन पेनिसुला यानी कि दक्कन प्रायद्वीपीय, कोस्टल रीजन यानी कि तटीय क्षेत्र, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वीय भारत। तो ये भारत के कुछ बायोजियोग्राफिक जोन्स है जिसमें भारत को डिवाइड किया गया है। बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि विश्व में जैव विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई जीव पाया जाता है, जैसे शेर ही है, टाइगर जो शेर लाइन है, तो ये पूरी दुनिया में पाया जाता है, नहीं। तो यानी कहने का मतलब कोई भी बायोडाइवर्सिटी है, कोई भी जो जैव विविधता है, वो सारे ग्लोब पे या पूरी ओवरऑल अर्थ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सम रीजन्स विद हाई स्पेसीज रिचनेस एंड हाई थ्रेट लेवल्स आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉट्स, यानी कि जिन क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक है और खतरे भी क्या है, अधिक होते हैं, उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुछ इस क्षेत्रों में जो कुछ प्रजातियां बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे खतरे भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है, या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉटस्पॉट्स, यानी कि विशेषताएं क्या है इस हॉटस्पॉट की। हाई एंडेमिनिज्म, यानी कि उच्च स्थानिकता। एंडेमिनिज्म का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी एक प्रजाति का, एक स्पेसीज का किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होना, पाया जाना, क्या कहा जाता है, एंडेमिनिज्म कहा जाता है, यानी कि स्थानिकता कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं एशियाई शेर, एशियाई शेर एशिया में ही पाया जाता है और जगह पे नहीं पाया जाता। जैसे हम बात करें नीलगिरी ताहिर की बात करें, जो वेस्टर्न घाट या उधर ही पाया जाता है। तो जैसे एक गिर के जो शेर होते हैं, जो गुजरात के गिर के जंगल है, उनमें जो लायन पाया जाता है, उसे गिर शेर के नाम से जानते हैं, तो वह वहीं पाया जाता है। तो कहने का मतलब जो
ये हॉटस्पॉट होते हैं, इनकी एक ये विशेषता है कि उसमें जो स्पेसीज़ होती है, उनकी उच्च स्थानिकता होती है, यानी कि वहाँ जो पाई जाने वाली स्पेसीज़ है, वो कहीं और नहीं देखने को मिलती। हाई स्पेसीज़ डाइवर्सिटी, यहाँ पे अधिक प्रजाति विविधता है, यानी कि कई तरीके की प्रजातियाँ पाई जाती है। सेवियर हैबिटेट लॉस, यानी कि गंभीर आवास क्षति भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, यानी कि भारत को विशाल जैव विविधता वाला देश कहा जा सकता है। इंडिया इज कंसिडर्ड ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन ड्यू टू इट्स वाइड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स एंड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। भारत को विशाल जैव विविधता वाला देश माना जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र है और पौधों व पशुओं की संख्या भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन के नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या है, इसके क्या कारण है? डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि विविध जलवायु परिस्थितियाँ, यानी कि आज हम भारत की बात करें तो जैसे मान लो अपना ये जो भारत का मैप है इस तरीके से मैप को देखो, दिल दिमाग पे आपको नहीं लेना है और अपने यहाँ पे बीच में से कर्क रेखा भी जाती है, ठीक है। इधर अपने पास हिमालयन रेंज है, इधर अपने पास मरुस्थल है, इधर अपने घाट वगैरह है, ठीक है। तो अब जो इंडिया है, इंडिया की जो क्लाइमेटिक आप कंडीशन देखते हो तो बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्स है, अलग अलग तरीके का यहाँ पे क्या पाया जाता है, इकोसिस्टम देखने को, अलग-अलग तरीके की यहाँ पे कंडीशंस है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी है वो भी वैरायटी की मिलती है। इसलिए इंडिया को मेगा बायोडायवर्सिटी ज़ोन के नाम से या नेशन के नाम से जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ हॉटस्पॉट्स लाइक वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज़, भारत में पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे हॉटस्पॉट भी देखने को मिलते हैं। रिच फ्लोरा एंड फौना, भारत की जो वनस्पति है, जीव-जंतु है, यानी कि वो समृद्ध है, खूब रिच है इस मामले में। इसलिए इंडिया को मेगा बायोडायवर्सिटी नेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पेसीज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की वो प्रजातियां, बायोडाइवर्सिटी की वो प्रजातियां जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, यानी कि जो लुप्त होने के पास ही खड़ी है, उन्हें इंडेंजर्ड स्पेसीज कहा जाता है। इंडेंजर्ड स्पेसीज आर दोज स्पेसीज दैट आर एट ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियां वे होती है जिनके विलुप्त होने का खतरा अधिक होता है, यानी कि जो अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो वह खत्म हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी से, तो उसे हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, यानी कि जो लुप्त होने के पास ही खड़ी है। जैसे आज हमारे वल्चर्स है, जो गिद्ध है, वो पहले कितने देखने को मिलते थे, आज से 30-40 साल पहले बहुत देखने को मिलते थे, लेकिन अब उनकी संख्या देखने को ही नहीं मिलती। अपना गोडावन देख लो राजस्थान, अब वह देखने को हमें नहीं मिलता। तो ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे टाइगर है, टाइगर इंडेंजर्ड है। एशियाटिक लायन, यानी कि एशियाई शेर इंडेंजर्ड है। घड़ियाल इंडेंजर्ड है। इन्हें संरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी प्रजातियाँ जो लुप्त होने के पास ही खड़ी है, इंडेंजर्ड कही जाती है। बात करते हैं एंडेमिक स्पेसीज़, यानी कि ऐसी प्रजातियाँ जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाती है, उसे एंडेमिक स्पेसीज़ कहते हैं। एंडेमिक स्पेसीज़ आर दोज़ स्पेसीज़ व्हिच आर फाउंड ओनली इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि स्थानिक प्रजातियाँ वे होती है जो केवल किसी विशेष भौगोलिक नहीं पाई जाती है। जैसे नीलगिरी तहर, ये वेस्टर्न घाट के आसपास ही पाया जाता है। लायन टेल्ड मकाक, यानी कि जो अफ्रीकी लंगूर है वो केवल अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। जैसे कंगारू है, कंगारू भी एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, दूसरी जगह इतना नहीं दिखता। इसको स्थानिक प्रजाति कहते हैं। जैसे अपना गिर का जो शेर है वो वहीं देखने को मिलता है, ये स्थानिक प्रजातियाँ कही जाती है। थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, यानी कि बायोडायवर्सिटी के सामने क्या खतरे हैं उसको बात कर लेते हैं। मेजर थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी इंक्लूड, यानी कि जैव विविधता के लिए जो प्रमुख खतरे हैं वो इस प्रकार है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि आवास की हानि और विखंडन का होना, ये बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम सारी जो वन संपदा है उसको चौपट करने में लगे हुए हैं, तो जो बायोडायवर्सिटी है, उनका जो हैबिटेट है, जो उनकी आवास है, वो क्या हो रही है, खत्म हो रहा है। पोचिंग एंड इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, यानी कि जो अवैध शिकार होते हैं और वन्य जीव का क्या होता है, व्यापार होता है। जैसे मान लो शेर, हाथी को मार के हाथी के दांत बेचना, शेर की खाल का बेचना, और भी कई तरीके की जो वाइल्ड लाइफ है उनका ट्रेड होता है जो कि इलीगल है। और पोचिंग है, यानी कि अवैध शिकार का होना, तो ये इनके लिए क्या है कि है मेन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि मानव वन्य जीव संघर्ष। जैसे मान लो आज हम बात करें रणथंभौर की, तो रणथंभौर में क्या है, टाइगर रिजर्वेशन है और वहाँ पे टाइगर की संख्या अराउंड 100 के आसपास है। तो कई बार वो टाइगर क्या होते हैं, गाँव में आ जाते हैं, तो गाँव में जो मवेशी है, गाय, भैंस है, बकरियाँ है या इंसान है, इनको नुकसान पहुँचाते हैं। आस-पास के जो गाँव है, उनका हमेशा टाइगर के साथ क्या रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। वह इसी मूड में होते हैं कि अगर हमें दिखेगा तो हम तो सटा देंगे। कहने का मतलब है कि
कोई पैंथर आ गया, कोई दूसरा ऐसा वाइल्ड लाइफ एनिमल आ गया, तो वह उसको क्या करते हैं, उसको फिर वो वहाँ रिज़र्वेशन की बात नहीं करते, उनका कॉन्फ्लिक्ट ये चलता रहता है कि वो मारने पे ही तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको उनसे खतरा होता है। ठीक उसी हिसाब से उन इंसानों से या उन मानवों से उस वन्य लाइफ को या यूँ कहें उस वन्य जीव को भी खतरा रहता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये भी एक खतरा है। बायोलॉजिकल इन्वेजन्स बाय एलियन स्पेसीज़ यानी कि जो बाहरी प्रजातियाँ हैं, उनका आक्रमण होता रहता है। जैसे मान लो कोई भोला जीव है, यानी कहने का मतलब एक जीव का दूसरे जीव से भी मार देते हैं या ये कर, ये भी एक खतरा सा ही है जैव विविधता के लिए। बात करते हैं कंज़र्वेशन की। अभी तक हमने बात करी बायोडायवर्सिटी की, अब बात करेंगे उस बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की। इन सिटू कंज़र्वेशन, देखो 2 तरीके का कंज़र्वेशन होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है जैसा नेचुरल हैबिटेट है, उसी नेचुरल हैबिटेट में उसको कंज़र्व करना इन सिटू कहा जाता है, और उस नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंज़र्व करना उसको सॉरी एक्स सिटू कहा जाता है। इन सिटू की बात कर लेते हैं। इन सिटू कंज़र्वेशन मीन्स कंज़र्विंग स्पीशीज़ इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि इन सिटू संरक्षण का अर्थ है प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जैसे टाइगर है, तो जो टाइगर है उसके लिए नेशनल पार्क बनाया गया है। तो इस तरीके की जो सेंचुरीज़ बनाई जाती है, बायोस्फीयर जो रिज़र्व होते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या है, प्राकृतिक है, और ये उनका क्या है, आवास है। आज जैसे रणथंभौर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें टाइगर विचरण करते हैं। टाइगर के लिए बहुत एकदम फ्रेंडली वहाँ पे क्या है, माहौल है, जिसमें वही उनका